हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में 10th हिस्ट्री का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए ही क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपको हिस्ट्री का बहुत ही टॉप क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिना टाइम कर बर्बाद किए ही मैं अपने क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। क्या राष्ट्रवाद क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रवाद क्या है, देखो उसका आंसर भी मैंने दे दिया है ताकि आप इधर उधर ना भटके और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहीं पे पढ़ लो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक तथा अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता क्या लाता हो, एकता लाती हो, तो क्या कहलाती है उसे, राष्ट्रवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण के हाल से ही क्या हुआ था, हो चुका था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है कि मेजनी कौन था। यह भी आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब जितने भी सारे के सारे इसमें है, सारे के सारे क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं इटलावी राष्ट्रवाद का मसीहा था, जो सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का क्या करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था। इटली का एकीकरण की पृष्ठभूमि मेजनी ने ही निर्मित किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण की कौन कौन सी बाधाएं थी, मतलब जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें क्या क्या से दिक्कतें या परेशानी आ रही थी, तो वही बताना। तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, पहला, जर्मनी भाषा जर्मनी भाषी राज्यों को 300 से अधिक छोटे गांवों को में क्या करता था, बांट दिया था। ठीक है, बंटवारा कर दिया था, 300 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में क्या क्या था, बंटवारा कर दिया था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्या थी, विशेषताएं थी। लोगों में भावनात्मक एकता का क्या था, अभाव था, वहां पे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेटरनिक युग क्या है, या मेटरनिक कौन था, यही क्वेश्चन आएगा। तो मेटरनिक युग क्या था, तो ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिक के प्रभुत्व काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग 1815 से 1800 कब हुआ था, 48 तक कायम रहा था। इस युग में यथास्थितिवाद की क्या थी, प्रधानता थी। ठीक है प्यारे बच्चों, यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला क्या कहता है कि 1848 में क्या, यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, देखो 2013 14 16 2013 14 19 20 और 22 में पूछा गया सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सवाल देखो क्या, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो 1848 का फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, पहला, तत्कालीन फ्रांसीसी राजा फिलिप 1830 से 1848 महत्वाकांक्षा। अगला, लुई फिलिप के प्रधानमंत्री गीजों द्वारा पूंजीपति वर्ग का क्या करना था, समर्थन करना। गीजों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों से आम जनता में क्या हुआ था, उत्पन्न आक्रोश हो गया था। ठीक है, नाराज हो गई थी एक दूसरे से जनता। ठीक है, गीजों द्वारा आर्थिक सुधार करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। फ्रांस में निरंतर बढ़ती जा रही गरीबी और क्या थी, बेरोजगारी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इटली और जर्मनी के इटली और जर्मनी इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, यह भी आपका क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको इसको भी याद रखना है। अगला, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या थी, निम्नलिखित भूमिका थी, वो भूमिका देखेंगे आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया क्या भूमिका थी, तो पहला थी नेपोलियन द्वारा क्या, तो फिर से देखो प्यारे बच्चों क्या था, नेपोलियन द्वारा इटलावी और जर्मनी भाषा में फैलाई गई राष्ट्रवादी भावनाओं को ऑस्ट्रिया द्वारा दबाने का प्रयास किया। फलतः राष्ट्रवादी भावनाएं और क्या हो गई थी, मजबूत हो गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, ऑस्ट्रिया द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से इन क्षेत्रों की जनता क्या थी, नाराज थी, जिससे वह एकीकरण के लिए प्रेरित हुई। अंततः इस देशों का क्या हुआ, एकीकरण ही संभव हो सकता था या संभव हो पाया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की किस तरह सहायक हुआ, अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार
में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। ठीक है प्यारे बच्चों, यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। तो आंसर देखो क्या कहता है इसका आंसर देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट निम्नलिखित तरह से क्या हुआ, सहायक हुआ। पहला, नेपोलियन 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 ने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिससे लोगों में भावनात्मक एकता आई। ठीक है, और राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, नेपोलियन ने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में समानता बंधुत्व की भावना फैलाई, जिससे लोगों में क्या हुआ, देश प्रेम की भावना जगी और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गेरिबाल्डी देखो, पेशे से नाविक गेरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में काफी क्या की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने 10,000 स्वयंसेवक नवयुवक को एक लाल कुर्ती सेना बनाई और नेप्स और सिसिली नामक दो इतालवी भाषी राज्यों को जीतकर अपने राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। इसके बाद वह अपने गांव चला गया। शेष जीवन एक साधारण किसान के रूप में व्यतीत किया। इससे ही इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मन का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे, जो बिस्मार्क जो था वो मतलब विलियम प्रथम बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे, तो इसका आंसर देखो क्या कहता है कि पर्सा का शासक विलियम प्रथम राष्ट्रवाद का समर्थक और पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का पक्षधर था। उसने इस कार्य को पूरा करने के लिए बिस्मार्क को अपना चांसलर मतलब प्रधानमंत्री बनाया। उसकी नीतियों को पूर्ण समर्थन करते हुए उसको हर प्रकार की ख्याति सुविधा उपलब्ध कराई। अंततः स्पष्ट है कि विलियम प्रथम के विश्वास और समर्थन के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए क्या था, असंभव था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी। तो कौन कौन सी नीति अपनाई थी, तो देखो, पर्सा का एकीकरण विलियम प्रथम राष्ट्रवाद का समर्थक और पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का पक्षधर था। उसने इस कार्य को पूरा करने के लिए बिस्मार्क को अपना चांसलर प्रधानमंत्री बनाया। उसकी क्या थी, रक्त एवं लोक की नीतियों को पूर्ण समर्थन करते हुए उसकी हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, इटली के एकीकरण में जर्मनी का क्या योगदान था। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी ने इटली के एकीकरण की बौद्धिक पृष्ठभूमि निर्मित की थी। उसने कार्बोनारी 1810, यंग इटली 1831 क्या और यंग यूरोप 1834 जैसी क्रांति संस्थाओं का क्या स्थापित कर इटलावी भाषी लोगों को एकीकरण हेतु बौद्धिक रूप से तैयार किया। इसी कारण से चलकर बाद में इटली का क्या हुआ, एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है प्यारे बच्चों, यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए अथवा वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वियना कांग्रेस की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला, कौन सा, पहला देखो, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया के वियना नगर में नेपोलियन की पराजित करने वाली मुख्य राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन 1815 में किया गया। इसे ही क्या कहते हैं, वियना कांग्रेस कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या कहता है, समाजवाद और साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। क्या, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सामाजिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का क्या हो, स्वामित्व किया जाता है, तो समाजवाद कहलाता है। समाजवाद का पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवन 1827 में किया था। जबकि आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली वह विचारधारा जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रमुख को स्वीकार किया, अतः इसे ही क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि
आरंभिक समाजवादी और स्वप्रदेशी या यूरोपियन समाजवादी सब क्या समझते हैं, अथवा यूरोपियन समाजवादी विचारधारा क्या है, अथवा यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को आरंभिक या यूरोपियन समाजवादी कहा जाता। मिस प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम यूरोपियन समाजवादी सेंट साइमन था, जिसका मान्यता क्या बच्चों, जिसका मान्यता थी कि लोगों को एक दूसरे का शोषण करने की जगह मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करना चाहिए। लुई ब्लां नामक यूरोपियन समाजवादी की मान्यता थी कि आर्थिक सुधारों से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यूरोपियन समाजवादी रॉबर्ट ओवन की मान्यता थी कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। एक अन्य यूरोपियन समाजवादी चार्ल्स फोरियर था, जो आधुनिक औद्योगिकवाद का क्या था, विरोध करता था। क्या था, विरोध था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या था, एक विरोधी था। अगला देखो, यह भी आपका क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला देखो, पूंजीवाद क्या है, क्या पूंजीवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, पूंजीवाद यहाँ अब देखो दिखेगा। पूंजीवाद क्या है, तो वह विचारधारा जिसके तहत उत्पादक के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व किया जाता है, पूंजीवाद कहलाता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये जरूर आएगा इस बार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो 22 जनवरी 1905 को जार के सैनिकों द्वारा निहत्थे और रूसी नागरिकों पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। इसे क्या कहते हैं, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, और जो भी जितने भी इसमें सारे सारे क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। अक्टूबर की क्रांति क्या है, क्या पूछ रहा है, अक्टूबर की क्रांति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 25 अक्टूबर 1917 रूसी कैलेंडर को, जिसका रूसी कैलेंडर के दिन 25 अक्टूबर 1917 रूसी कैलेंडर को लेनिन के नेतृत्व में रूस में बोल्शेविक क्रांति को ही क्या कहते हैं, अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या कहता है, सर्वहारा वर्ग। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको भी आपको याद करना है। तो क्या कहता है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, साम्यवादी शब्दावली में पूरे विश्व के गरीब शोषित किसानों और श्रमिकों के वर्ग को क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या कहता है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे, तो साम्यवाद आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली वह विचारधारा है जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है। रूसी क्रांति रूसी क्रांति के पूर्व पूरे विश्व में समाजवाद का बोलबाला था, जिसके तहत बुजुर्गों सर्वहारा वर्ग का शोषण करता था, परंतु साम्यवाद के विहीन समाज की अवधारणा की प्रस्तुत की और मनुष्य द्वारा मनुष्य के क्या करता था, शोषण का विरोध करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, शोषण का विरोध करता था। आगे इसका देखो क्या है कि मनुष्य का क्या करता था, शोषण का विरोध करता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहता है अगला क्या कहता है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। जो क्रांति था उसके पहले किसानों की स्थिति कैसी थी, तो क्रांति 1917 ईस्वी के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वह छोटे छोटे भूखंडों पर परंपरागत ढंग से खेती करते थे और काफी क्या थे, गरीब थे। वह काफी क्या थे, गरीब थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या कहता है, अगला देखो, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या समझते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले उसका कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में, कब, 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स क्या थे, एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। कार्ल मार्क्स ने जर्मनी के बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 1843 में अपने वह बचपन की मित्र किससे, जेनी से विवाह करने के उपरांत वह पेरिस चले गए थे। कहाँ चले गए थे, जेनी से विवाह करके पेरिस चले गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। जो रूस की क्रांति था वो पूरे विश्व को प्रभावित किया था, क्या क्या उसकी जो प्रभावित करता है उसका दो उदाहरण बताने के लिए कह रहा है। ठीक है मेरा बच्चा, देखो, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, रूसीकरण की नीति। जार निकोलस ने रूसीकरण की नीति लागू की, जिसके तहत रूस में रहने वाली यहूदी किम पोल कजाक
उज़्बेक आदि अल्पसंख्यकों पर रूसी भाषा और संस्कृति लादी जाने लगी। इससे ही क्या अल्पसंख्यक भी जारशाही के खिलाफ हो गए थे। पहला हो गया। अब दूसरा देखो, प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन कारण, ठीक है, बिना किसी स्पष्ट कार्य योजना और पर्याप्त तैयारी के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण रूसी सेना लगातार पराजित हो रही थी। साथ ही युद्ध में रहे भारी खर्च के कारण रूस को आर्थिक स्थिति से बदतर हो जा रही थी। इसके कारण असंतोषजनक चरम सीमा पर जा पहुंची और अंततः को क्रांति का भी फूट पड़ी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या कहता है, शीत युद्ध का वर्णन करें। क्या? शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। तो आंसर देखो, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्रों के बीच प्रत्यक्षतः कोई युद्ध नहीं होता है, परंतु युद्ध सा तनाव बना रहता है। 1945 से 1945 तक 1945 तक विश्व में शीत युद्ध की क्या थी? युद्ध की स्थिति कायम थी। ठीक है, यह आधा लग गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, रूस की क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा? रूस की क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर देखो, सन 1917 में रूस में हिंसात्मक क्रांति हुई, जो 20वीं शताब्दी के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति के अनुसार रूस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। रूस में सदियों से अत्याचारी तथा निरंकुश जारों का शासन चल रहा था। सन 1917 की क्रांति के बाद रूस में निरंकुश शासन का अंत हो गया। जार निकोलस द्वितीय व राजवंश के सदस्यों को मार डाला गया। इसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवादी व्यवस्था क्या हुआ तथा उच्च वर्ग के विशेषाधिकारी क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि कब हुई थी या किसे कहते हैं? ठीक है, तो यह क्वेश्चन है आपका। यह सिंघी जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था, जिसका उद्देश्य निम्न था। पहला क्या था? शांति स्थापित करना। दूसरा, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना। तीसरा, सेनाओं के राहत में सुधार लाना। ठीक है, यह आपका क्या था? संधि था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अमेरिका हिंद चिन्ह में कैसे दाखिल हुआ? जो अमेरिका था वो हिंद चिन्ह में कैसे आया, उसी के बारे में बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अथवा अमेरिका हिंद चिन्ह में कैसे घुसा, चर्चा कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर इसका देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी दो गुटों में बढ़ गया था। सोवियत संघ जहां साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, वहीं अमेरिका पूंजीवादी गुट का हिंद चिन्ह में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने हिंद चिन्ह में हस्तक्षेप करने का प्रारंभ किया और बाओदाई का पूंजीवादी सरकार की समर्थन के नाम पर क्या हुआ था? वह हिंद चिन्ह में घुस गए थे। बाओदाई सरकार, ठीक है, उसी के नाम पे यह क्या हुए थे? हिंद चिन्ह में आ चुके थे। अगला देखो 27 नंबर, हो ची मी का संक्षिप्त परिचय दें। जो हो ची मी था उसने क्या किया, कब क्या मतलब हो ची के बारे में पूरा विस्तार बताना, मतलब संक्षिप्त वर्णन दें। ठीक है, तो आंसर देखो, वियतनाम के राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त कर चुके हो ची मी, जिनका वास्तविक नाम नयुगन आई कोक था, जिसका जन्म 1890 में हुआ था। उन्होंने 1930 में वियतनामी साम्यवादी दल का गठन किया था और द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध से अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर 2 सितंबर 1945 को वियतनामी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1954 में जेनेवा समझौता के तहत हुए वियतनाम के विभाजन का उन्होंने क्या विरोध किया और जीवन मृत्यु 1969 वियतनामी के एकीकरण में क्या संघर्ष करते रहे। जब तक वो मरे नहीं तब तक वह वियतनामी के एकीकरण में लगे पड़े थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या कहता है, हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है? तो हिंद चिन्ह का अर्थ है उस फ्रांसीसी उपनिवेश से जिसके अंतर्गत वर्तमान के वियतनाम
लाओस और कंबोडिया देश शामिल थे, जिसका विस्तार लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। अगला देखो, अगला तो हो चिन मिन मार्ग की क्या उपयोगिता थी, अथवा हो चिन मार्ग क्या है यह बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखो तो हो चिन मार्ग उत्तरी वियतनाम से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था। यह उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई और दक्षिणी वियतनाम की राजधानी सोगान को आपस में जोड़ता था। इस मुख्य मार्ग से अनेक मार्ग भी जुड़े हुए थे, जिसके कारण इसे भूलभुलैया मार्ग भी कहा कहा था। अमेरिका के लाख प्रयास के बावजूद इस मार्ग पर वियतनामियों का कब्जा बरकरार रहा, जो अमेरिका असफल के कारण बना था। ठीक है, तो क्या था बच्चों, अगला देखो क्या कहता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का क्या करें, वर्णन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर देखो, हिंद चीन में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने प्रवेश किया, बाद में स्पेनी, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का भी आगमन हुआ, परंतु राजनीतिक सफलता फ्रांसीसियों को ही मिली। सर्वप्रथम 1787 में कोचीन के साथ फ्रांस ने व्यापारिक संबंध की संधि की और 1862 ईस्वी में उस पर अधिकार भी कर लिया। साथ ही 1863 में कंबोडिया, 1873 में तोकिन, 1884 में अन्नाम और 1904 में लाओस को संरक्षित राज्य बना लिया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांसीसी का क्या हुआ, आधिपत्य हो गया। ठीक है, वो अपना स्थापना कर लिया था, आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मालिकों को मजदूरी के विरुद्ध असीमित अधिकार प्राप्त था, जबकि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, मजदूर अपना कोई मनचाहा काम नहीं, मतलब मजदूर उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। ठीक है, वो अगर सही भी कर रहे हैं तो वो फिर भी उनको डांट फटकार सुनने को मिलता था, मतलब एक तरफ से क्या हुआ, जबरदस्ती जबरन काम करवाते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है कि होवा होवा आंदोलन की चर्चा करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जो हुआ हुआ आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसकी चर्चा करने को कह रहा है। ठीक है, यह एक प्रकार की क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में हुइन फुसो समाज सुधारक, जो हुइन फुसो थे वो क्या थे, समाज सुधारक थे, हुइन फुसो ने की थी। सबसे पहले मेकान डेल्टा नामक जगह से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। इसका निम्न उद्देश्य था, पहला क्या था, व्यर्थ खर्च पर रोक लगाना। ठीक है, गरीबों को सहायता करना। ठीक है, अगला लकड़ी को क्रय विक्रय पर क्या करना, विरोध करना, जो लकड़ी हमारा इधर उधर बेचता था। ठीक है, इसका विरोध करना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हनोई समझौता क्या कहता है, हनोई समझौता क्या है। ठीक है, तो यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर अगले पेज में देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हनोई समझौता वियतनाम और फ्रांस के बीच मार्च 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ था, जिसे हनोई समझौता के नाम से क्या कहते हैं, जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार फ्रांस के वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में क्या कहता है, स्वीकार कर लिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच में हुआ था। ठीक है, जेनेवा समझौता तो जेनेवा समझौता मई 1954 में हो ची मिन्ह समर्थक साम्यवादी देशों और बोआदाई समर्थक पूंजीवादी देशों के बीच हुआ था। इस समझौता में वियतनाम दो भागों में क्या हुआ था, बढ़ गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है, माइली गांव क्या, यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो माइली दक्षिणी वियतनाम में स्थित एक गांव था। वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सैनिकों ने 1968 ईस्वी में इस गांव पर हमला किया। गांव के सभी पुरुषों की हत्या कर दी और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। इस सामूहिक हत्याकांड में जिंदा बच गए एक वृद्ध ने इस घटना को क्या कहता, उजागर, मतलब इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया था। इसी घटना को क्या कहते हैं, माइली गांव की घटना कहते हैं। इस घटना का वियतनाम अमेरिका युद्ध पर व्यापक प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों के माध्यम से इन घटनाओं की सच्चाई पूरे विश्व में फैल गई और विश्व जनमत अमेरिका के खिलाफ हो गया था। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस घटना की निंदा करने लगी। अमेरिका इस घटना की निंदा होने लगी और मजबूर होकर
राष्ट्रपति निक्सन को हिंद चीन में शांति स्थापना हेतु 5 सूत्री योजना प्रस्तुत करने पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, यह भी आपका क्या था, वीवीआई क्वेश्चन था। अगला बाओदाई क्या, अगला देखो बाओदाई कौन था। ठीक है, बाओदाई के बारे में पूछ रहा है, तो बाओदाई हिंद चीनी राज्य अन्नाम का पूर्व शासक था, जिसे 1949 में फ्रांस ने दक्षिणी वियतनाम का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, यह बाओदाई के बारे में। अगला क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे वो कर दिया है लाल, मतलब ब्लू ब्लैक से, चल कोई बात नहीं, ये रहा क्वेश्चन आपका। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो गांधी जी ने क्यों बंद कर दिया था, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया यह असहयोग आंदोलन 1920 से 22 प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी का यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। इस आंदोलन की समाज का हर वर्ग अपना समर्थन दे रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को क्या कहता जिंदा जला दिया था। इस घटना से गांधी जी काफी दुखित हुए, चूंकि उनका आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक था, अतः उन्हें असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए क्या क्या निर्णय लिया, असहयोग आंदोलन को क्या क्या स्थगित कर दिया था। ठीक है, अगला देखो, अगला कहता है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन है। तो बिहार के चंपारण जिले में निहत्थे अंग्रेजों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह चंपारण को ही सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, अगला देखो दांडी यात्रा क्या, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक बनाने पर लगे प्रतिबंध का विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था, श्री गणेश करना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो क्या कहता, असहयोग आंदोलन क्या, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे, तो वह आंदोलन जिसमें सामान्य जनता को सक्रिय एवं प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, जन आंदोलन कहलाता है। गांधी जी के द्वारा भारत में प्रारंभ किए गए चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद नील आंदोलन और खेड़ा आंदोलन भारतीय स्तर के आंदोलन थे, परंतु गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन भारत का ऐसा प्रथम आंदोलन था जिसमें पूरे भारत की सामान्य जनता ने भाग लिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है प्यारे बच्चों, यह भी आपका असहयोग आंदोलन 2014, 2018 और 2020 में पूछा गया था। यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला क्या है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। जो स्वदेशी आंदोलन था उस पर उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में बताना। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन, सफल रणनीति व दर्शन था। स्वदेशी का अर्थ अपने देश का। इन रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था। भारत में बने माल का आधिकारिक प्रयोग करके ब्रिटेन को क्या करता, आर्थिक हानि पहुंचाना एवं भारत के लोगों को लिए रोजगार सृजन करना था। वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। इस आंदोलन से उद्योग पर काफी क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। नए उद्योग स्थापित हुए और लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, यह भी आपका। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसमें 2 कारण बताइए। तो क्या था, पहला क्या था, 2 कारण निम्नलिखित है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की पोस्टियों की राजधानी सराजेवो की हत्या की। दूसरा, संपूर्ण यूरोप गुटों में बटा था। कटुता एवं द्वेष का माहौल व्याप्त था। सभी एक दूसरे के शक की निगाह से क्या करते थे, देखते थे। ठीक है, सभी क्या एक दूसरे के शक की निगाह से देखते थे। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार के किसान आंदोलन पर एक क्या करें, टिप्पणी लिखे। बिहार के जो किसान थे उसके आंदोलन पर क्या करें, एक टिप्पणी की व्याख्या करें। ठीक है, बिहार के किसान
क्या बिहार के किसानों को संगठित करने का पहला प्रयास 1922 से 1923 में मुंगेर के शेरशाह मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया था। बाद में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1928 में बिहटा पटना और 1929 में सोनपुर में किसान सभा की क्या थी विविध स्थापना की। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की क्या हुई स्थापना के बाद बिहार का किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ क्या हो गया समाप्त हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो बिहार के किसान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कहता है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। ठीक है, क्या कहता है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय सामाजिक कारणों पर क्या करें प्रकाश डाले। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ काले गोरे का क्या कहता है भेदभाव किया था। 1857 के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ दिया। यहाँ तक भारत के लोगों को रेलगाड़ी में अंग्रेजों के साथ बैठने की इजाज़त भी नहीं थी। अंग्रेज अपराध करे तो मामूली दंड दिया जाता था, जबकि भारत के लोगों को कठोर दंड दिया जाता था। अंततः अंग्रेजी शासन व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय काफ़ी नाराज थे। भारतीय के लोगों के पास नौकरी के पद में ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था, जिससे भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, साथ साथ भारत में गरीबी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का खूब क्या क्या प्रचार प्रसार किया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है, साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था इसके बारे में बताना है। तो साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में भारत में संविधान सुधारकों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। साइमन कमीशन के समूह में एक भी क्या थे भारतीय शामिल नहीं हुए थे। भारतीय नहीं शामिल किए जाने के कारण साइमन कमीशन का क्या कहता विरोध किया था। और साइमन गो बैक मतलब साइमन वापस जाओ का नारा क्या था लगाया गया था। ठीक है, जो हमारा ब्रिटिश उसका जो गठन हुआ था उसमें जो संविधान में साइमन के समूह में जो जितने भी सदस्य थे वह उसमें से एक भी क्या थे भारतीय नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने क्या किया था साइमन गो बैक का नारा लगाया था, उसका विरोध किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला तो क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कोई प्रत्यक्षित घटना नहीं थी। 1838 ईस्वी में लैंड हॉलशिप सोसाइटी नामक राजनीतिक गठन की स्थापना के बाद से ही भारतीयों ने अन्य क्षेत्र राजनीतिक गठनों की स्थापना शुरू कर दी थी, परंतु भारतीय जनता में विकसित हो रही राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रवादी भावनाओं को एक राष्ट्र मंच देने की आवश्यकता थी। इसी के नियमित 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की क्या हुई थी स्थापना हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, यहाँ पे टाइपर मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अगला क्या कहता है कि खिलाफत का मुद्दा या खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, अथवा खिलाफत आंदोलन के कारण को लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर देखो इसका, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के सुल्तान जिसे खलीफा इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता, ठीक है, माना जाता था, अपमान के खिलाफ राजनीतिक एवं अपमान के खिलाफ भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नायक अली बंधु मोहम्मद अली एवं शौकत अली था। इस बात को लेकर तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में क्या हुए मिलकर अंग्रेजों का क्या विरोध किया। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुसलमान की एकता को क्या स्थापित करने का क्या कार्य किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही विवाहित क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट जो भारत के संदेह पर क्या करता था गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट देखो, रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट एक भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए सिडनी रोलेट समिति की सिफारिश पर 1919 में निर्मित एक दमनकारी कानून था। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रोलेट की मदद से इस कानून को लाया था, जिसे शक और संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को क्या करता है पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसे
जिसे क्या था, रोलेक्स टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो प्यारे बच्चों, अगला क्या कहता है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में दीजिए। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कैसे हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में घटा था। इसे भारत के दो महान क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण पूरे देश में खलबली मच गई थी। इस बात को लेकर भारतीय जनता ने आपस में क्या क्या मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन रखा था, जिसमें 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। लेकिन अचानक अंग्रेजों का प्रधान जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सरकारी गवाहों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, परंतु मरने वालों की संख्या हजारों से अधिक थी। कहा जाता है कि इस बाग में खून की नदियां बह गई थी। इसके बाद गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस ले लिया और अंग्रेजों को कैंसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या कहता है कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही थी। तो किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या था, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुए समझौते को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। सरकार ने भी गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया और हिंसा के दोषी लोगों को छोड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया। और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में दूसरे अधिवेशन में क्या हुआ था, भाग लेने को सहमत हो गई थी। ठीक है, यह आपका गांधी इरविन पैक्ट था या दिल्ली समझौता। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो 1929 से 1933 के दौरान मेरठ में साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या कहता है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जतरा भगत छोटा नागपुर क्षेत्र में उराव जनजाति के नेता थे, जिन्होंने 1914 से 1920 के दौरान एक अहिंसक आंदोलन का क्या था, नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला देखो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। यह भी आपका वीआई है। मतलब जो भी इसमें जितने भी सारे क्या है, वीआई है। यह आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका सजेस्ट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो आंसर देखो, भारतीय मजदूरों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर था, और यह भी क्या था, सारे वीवीआई है। ठीक है, देखो अगला, चोरी चोरा हत्याकांड सबका समझते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के देवरिया जिले में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जेल में जला दिया गया, जिसे चोरी चोरा हत्याकांड कहते हैं। इस चोरी चोरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी को 6 साल का जेल हो गया, लेकिन 2 साल में ही वह क्या हुए थे, जेल से वापस आ गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। निर्वाचन में भाग लेने के पक्ष पर कांग्रेस का
विरोध करते हुए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। स्वराज पार्टी का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति, सरकार पर दबाव डालकर अपने मांगों की पूर्ति करना, 1919 ईस्वी में ईस्वी के सुधार अधिनियम को समाप्त करना। ठीक है, ये आपका स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या है, रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट से आप क्या समझते हैं, क्या रॉयल एक्ट, क्या रॉयल एक्ट रॉयल एक्ट भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए सिडनी रॉयल एक्ट समिति की सिफारिश पर निर्मित एक दमनकारी कानून था 1919 इसमें, जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर क्या कहता है, किसी भी भारतीय को क्या, भारत के लोगों को क्या पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, ये आपका रॉयल एक्ट है। आप देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो पहला देखो इस आंदोलन ने राष्ट्र आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। इस आंदोलन में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने क्या क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को क्या क्या प्रभावित किया। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी क्या क्या प्रभावित किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या है, अगला देखो औद्योगिकरण। क्या औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण मजदूरों की आजीविका को निम्नलिखित तरह से प्रभावित किया। पहला पहला क्या है, पहला क्या है प्यारे बच्चों, देखो इससे इससे फैक्ट्री प्रणाली का क्या हुआ, जन्म हुआ। इससे कुटीर उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में क्या हुआ, बेरोजगार हो गए। इन उद्योग मजदूरों का आर्थिक शोषण होने लगा और उन्हें कम मजदूरी देकर और अधिक से अधिक काम करने लगा। क्या कम मजदूरी देकर और अधिक से अधिक क्या काम करवाने लगा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका पर क्या हुआ, गलत तरह से प्रभावित हुआ। अगला देखो, अगला क्या कहता है, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को लिखो। तो औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव निम्न है। पहला, कुटीर उद्योगों का पतन होना। औद्योगिकरण के बाद जितने भी कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या हुए, समाप्त हो गए। वो धीरे धीरे सभी का धीरे धीरे क्या हुआ, पतन हो गया। मतलब कुटीर उद्योग धीरे धीरे क्या हुए, तो समाप्त हो गए। अगला इसका देखो, दूसरा देखो, स्लम पद्धति की शुरुआत। क्या स्लम पद्धति की शुरुआत, औद्योगिकरण ने स्लम पद्धतियों को क्या कहता है, जन्म दे दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब स्लम पूछता क्या, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुआ। यह भी आपका 14, 16 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण के कारण हुई। औद्योगिकरण के कारण कुटीर उद्योगों को समाप्त हो गए, जिससे उनमें कार्यरत जनसंख्या बेरोजगार हो गए। यह बेरोजगार लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और वहाँ औद्योगिक मजदूर बन गए। ठीक है, औद्योगिक मजदूरों द्वारा स्थापित इन बस्तियों को स्लम कहा जाने लगा और यह पद्धति स्लम पद्धति क्या हुआ, कहलाने लगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वस्तुओं का उत्पादन हाथों के जगह मशीनों से होने लगता है और घरेलू उत्पादनों की पद्धति स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। ठीक है, हमारा घरेलू का काम था, घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कौन लेता था, कारखाना पद्धति ले लेता था। औद्योगिकरण के लिए सस्ता श्रम, पूंजी और तकनीकी और उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधन, यातायात एवं संचार की सुविधा तथा मुक्त व्यापार की नीति की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। जो घरेलू और कुटीर उद्योग है उन दोनों में क्या क्या अंतर है, उसके बारे में परिभाषित करना। ठीक है, घरेलू और कुटीर। तो घरेलू और कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं। इनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी और श्रम लगता है। गांधी जी के अनुसार ये भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति और संतुलन क्षेत्रवार विकास के शक्तिशाली क्या है, औजार है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला कहता है औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके उत्पादन की पद्धति को बदल दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उत्पादन में नई तकनीक और मशीनों का क्या हुआ मशीनों का व्यवहार आरंभ हुआ। मानव के
मानव श्रम के स्थान पर मशीन द्वारा उत्पादन का काम करने लगी। उत्पादन की यह नई प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। औद्योगिकरण औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? भारत में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई, जिनका इसका निम्नलिखित उद्देश्य था कि भारतीय उद्योग एवं व्यापार के उन क्षेत्रों का पता लगाना जिन्हें सरकारी सहायता की क्या थी, आवश्यकता थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कहता है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण को बताइए। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण, नए मशीन एवं नए नए यंत्रों का क्या हुआ, आविष्कार करना। उद्योग और व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली का क्या क्या विकसित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? अगला क्या है? विऔद्योगिकरण या निरोधीकरण। ठीक से आप क्या समझते हैं? तो भारत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पहले से संचालित कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया, परंतु नए उद्योगों की स्थापना नहीं की। इससे भारत में उद्योग समाप्त हो गए। इसे ही क्या कहते हैं? निरोधीकरण कहा जाता था। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या है? न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी। क्या? न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ? इसके क्या उद्देश्य थे? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इनके निम्नलिखित उद्देश्य थे। मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य मिले जिससे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही अपनी कार्यकुशलता और क्षमता को क्या करें? बढ़ा सकें। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या है? सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून पारित कर मजदूरों को उद्योगपतियों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से भी क्या क्या थी, उसको बचाना था। क्या था? बचाना चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है? श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? जो श्रमिक था वो शहरों में कैसे गया? तो शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ही भूमिहीन कृषकों का बेहतर रोजगार की तलाश में क्या कहते, शहरों की ओर क्या हुए? आगमन हो गए। तो हमारे गाँव से शहर की ओर काम करने जाते हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या है? ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण लोगों के आजीविका का साधन कृषि पशुपालन होता है, जबकि नगरीय लोगों को आजीविका का संसाधन उद्योग धंधा और व्यवसाय आदि होता है। ठीक है, अगला देखो। ग्राम में शिक्षा स्वास्थ्य यातायात आदि की व्यवस्था का क्या हो? अभाव होता है, जबकि नगरों में शिक्षा स्वास्थ्य यातायात आदि की सुविधाएं या व्यवस्थाएं क्या होती? बहुत ही अच्छी होती थी। ठीक है, अगला पेज देखो। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? तो शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका अहम थी। यह वर्ग शिक्षित अथवा बुद्धिजीवी वर्ग था। शहरों में मध्यम वर्ग विभिन्न क्या विभिन्न विभिन्न रूपों में थे, जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, क्लर्क, चिकित्सक इत्यादि। कल कारखानों के प्रबंधन से लेकर शहरों के प्रबंधन तक का कार्य इन्हीं वर्गों के हाथों में था। ठीक है, तो ये आपका शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। यह भी आपका क्वेश्चन क्या है? घेटो। घेटो का अर्थ क्या है, या यूरोप के इतिहास में घेटो, यह भी आपका क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, 2015 में पूछा गया। घेटो शब्द का व्यवहार मध्यकालीन यूरोप में यहूदी बस्तियों के लिए किया गया था। वर्तमान समय में यह विशिष्ट धर्म, नृत्य, जाति अथवा क्या समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने को क्या करता था? इंगित करता था। यह सामूहिक आवास का क्या था? परिचायक था। ठीक है, तो एक पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने को क्या करता था? इंगित करता था। ठीक है, और यह एक यहूदी बस्तियों के लिए किया गया था। ठीक है, आपका मैन यही था, यहूदी बस्ती और एक साथ रहने के लिए इंगित करता था। मैन कहने का क्वेश्चन का मैन आंसर यही है। अगला देखो। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया था? शहरों ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया था, जैसे यातायात की समस्या, प्रदूषण की समस्या, आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि, मलिन बस्तियों का उदय और जनसंख्या घनत्व की वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है? न्यू डील। क्या न्यू डील से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक मंदी के अभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था की वह व्यवस्था जिसमें आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ जाती है,
कम उत्पादन हो जाता है, श्रमिकों की छटनी होने से बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों का जीवन स्तर गिरने लगता है। इसे क्या कहते हैं? आर्थिक संकट कहलाता है। ठीक है, आर्थिक संकट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रेशम मार्ग। क्या रेशम मार्ग से आप क्या समझते हो? यह भी आपका क्वेश्चन बीबीआई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेशम मार्ग चीन से समरकंद, पर्शिया, सीरिया होते हुए रोम तक जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, उस मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता था। इसी रेशम मार्ग से मुद्रण कला यूरोप में पहुंची थी। जो मुद्रण कला थी हमारा, इसी मार्ग से, रेशम मार्ग से ही पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विश्व बाजार। क्या विश्व बाजार किसे कहते हैं? वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं क्रय विक्रय हेतु उपलब्ध हो, विश्व बाजार कहलाता है। विश्व बाजार एक आधुनिक अवधारणा है, परंतु इसके संकेत प्राचीन और मध्यकालीन से ही मिलते थे। ठीक है, क्या मिलते थे? मध्यकाल में ही मिलते थे। अगला क्वेश्चन, महान आर्थिक मंदन। क्या महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? तो महान आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। इस मंदी का असर संपूर्ण विश्व की ओर पड़ा था। कृषि क्षेत्र में इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। मंदी की गिरावट, रोजगार, आय और व्यापार आदि में गिरावट आई। इस दौरान कृषि में आर्थिक उत्पादन अधिक हुआ था, इसके परंतु इसके मूल्य में भारी गिरावट आई। ठीक है, ये आपका महान आर्थिक का संकट था। ठीक है, महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है, भूमंडलीय किसे कहते हैं? भूमंडलीय किसे कहते हैं? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ क्या करती है? जोड़ देती है, जिससे पूरे विश्व में वस्तु, सेवा, पूंजी, प्रयोग की और श्रम का निर्वाध प्रवाह निर्वाध प्रवाह सुनिश्चित हो जाता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जॉन विलियमसन 1990 में किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न होने वाले संभावित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट का हल ढूंढना था। इसी सम्मेलन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण कोष की क्या थी? नई पीढ़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है, विश्व बाजार के स्वरूप को स्पष्ट करें। जो विश्व बाजार है उसके बारे में स्पष्ट बताइए। आगे देखते हैं इसका आंसर। विश्व बाजार वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं क्रय विक्रय हेतु उपलब्ध हो, विश्व बाजार कहलाता है। प्राचीन और मध्य काल के विश्व बाजार को स्वरूप एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में था, जहां सिर्फ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। परंतु आधुनिक काल में विश्व बाजार का स्वरूप क्या था? परिवर्तित हुआ। ठीक है, अगला देखो, अगला भारतीयों द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अखबार छापने पर रोक लगा दिया गया। इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या क्या विरोध किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा? क्या छापा खाना? ठीक है, तो छापा खाना की शुरुआत चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। चीन और यूरोप के बीच सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग प्राचीन काल से ही क्या था? प्राचीन काल से व्यापार होता था। इसी रेशम मार्ग से होकर छापा खाना यूरोप में पहुंचा। छापा खाना से निम्नलिखित लाभ हुआ। क्या हुआ? पांडुलिपि का स्थान मुद्रित पुस्तकों ने ले लिया। छापाखाना के कारण पुस्तकों की पहुंच समाज के सभी तबकों तक हो गई। पढ़ने की संस्कृति विकसित हुई, जिससे एक नए पाठक वर्ग का क्या हुआ? जन्म हुआ। साक्षरता दर में वृद्धि हुई, जिससे लोगों में तार्किक क्षमता का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर था छापाखाना। आप देखो, पांडुलिपि पूछ रहा है। क्या कहता है? पांडुलिपि। तो पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या उपयोगिता थी? तो हस्तलिखित पुस्तक। क्या? हस्तलिखित पुस्तक अथवा अध्ययन सामग्री को पांडुलिपि कहा जाता है। छापाखाना के आविष्कार से पूर्व पूरे विश्व में पांडुलिपि के माध्यम से ही ज्ञान को क्या करता था? संग्रहित किया जाता था। पांडुलिपि की निम्नलिखित उपयोगिता है। पांडुलिपि के माध्यम से हम छापाखाना के आविष्कार के
आविष्कार के पूर्व एक साहित्य और सांस्कृतिक अवगत होते हैं। पांडुलिपि के माध्यम से हम प्राचीन और वर्तमान साहित्य संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पांडुलिपि क्या है उसका वर्णन उपयोगिता पूछ रहा था। अगला देखो, अगला क्या है, मार्कर, हाँ अगला, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे हुआ? जर्मनवासी गुटेनबर्ग का जन्म जैतून तेल का कारोबार करने वाली एक समृद्ध परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही जैतून से तेल निकालने वाली मशीन से परिचित था। इसी मशीन में फेरबदल कर गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास किया। गुटेनबर्ग में सीसा, टीन और बिस्मत से बने मिश्र धातु से मुद्रण का निर्माण किया। साथ ही मुद्रण का स्याही भी बनाई। ठीक है, स्याही भी बना, मुद्रण स्याही भी बनाई। अगला देखो, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो स्वतंत्र भारत में प्रेस बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज भारतीय प्रेस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देने के साथ ही साहित्य, मनोरंजन और धार्मिक गतिविधि की जानकारी उपलब्ध करा रहा है। जो हमारा प्रेस है वह किस तरह वर्क कर रहा है उसके ऊपर प्रकाश डालने को कह रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको 84 क्वेश्चन कराया। कितने? 84 क्वेश्चन आपको मैंने कराया। मान लो या तो आप कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिपीटेड था तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 80 क्वेश्चन। ठीक है, कितने? 80 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। और यह क्वेश्चन क्या है? बहुत ही विव्यायी क्वेश्चन है और इसको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए इसको याद करना ही करना है। ठीक है मेरे बच्चों, इसी से क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। यह मेरा 100% प्रूफ है कि यह आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे के सारे मैंने 2 नंबर 5 नंबर या इसी को लॉन्ग करके बना के देगा, लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के थ्रू आपको 2 नंबर के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन दोनों में से जरूर एक करना। ठीक है प्यारे बच्चों, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वह भी आपके साथ साथ अच्छा नंबर स्कोर कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, और उनको भी यही कहना पहले वीडियो दिखाना, अगर उनको अच्छा लगे तो वो भी सब्सक्राइब करेगा, वरना नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब डिसलाइक करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला और भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी वीडियो जो लाऊंगा वो भी आपका क्या होगा? वीवीआई, सारे के सारे वीवीआई होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।